ऑडियो नंबर 2। एक अन्य लेखक ने लिखा है कि गांधी जी की सादगी, सच्चाई, नम्रता और सेवा भाव को सबसे ज्यादा उन्होंने अपनाया था। वे बहुत ही सीधे, सादे और भोले भाले दिखाई पड़ते थे। यदि कोई अनजान व्यक्ति उनको देखता तो कभी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि वे इतनी बड़ी विभूति होंगे। वे बिल्कुल एक किसान की तरह दिखाई पड़ते थे। चेहरे तथा रहन सहन की सादगी को देखकर बहुतों को निराश होना पड़ता था। निराश होने का कारण यह था कि वे राजेंद्र बाबू के विषय में अपने मन में लंबी चौड़ी कल्पना बनाए रहते थे, पर जब उनका दर्शन करते तो कल्पना और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता। तब वे विचार करने लगते कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसे उसकी महान सेवाओं के उपलक्ष्य में कांग्रेस की अध्यक्षता और देश के राष्ट्रपति का पद अर्पित किया गया है। चंपारण सत्याग्रह और गांधी जी से परिचय। वास्तव में राजेंद्र बाबू बाहर तथा भीतर से भी पूर्णतः आडंबर शून्य थे। उनको देखकर कोई यह जान ही नहीं सकता था कि ये अपार योग्यता और विद्वत्ता के धनी हैं। वे स्वयं सदैव चुपचाप पीछे ही रहते और अपने विषय में कभी कुछ प्रकट करने की चेष्टा नहीं करते। इसलिए जब लखनऊ कांग्रेस में बिहार के कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से चंपारण के किसानों के कष्ट निवारण का प्रस्ताव पास हो गया और गांधी जी इस संबंध में जांच करने को वहां पहुंच गए, तब तक उनको राजेंद्र बाबू के विषय में कुछ भी पता नहीं लगा। पर बिहार के कार्यकर्ता जानते थे कि अगर इस कार्य को सफल बनाना है तो उसमें राजेंद्र बाबू का सहयोग आवश्यक है। इसलिए पटना पहुंचने पर वे लोग उनको राजेंद्र बाबू के बंगले पर ही ले गए। संयोगवश उस समय वे वहां उपस्थित नहीं थे। कार्यवश 2-4 दिन के लिए बाहर चले गए थे। गांधी जी ने भी उस समय तक भारत में कोई कार्य नहीं किया था। थोड़े से ही लोग उनसे परिचित थे। इसलिए राजेंद्र बाबू के नौकर चाकरों ने भी, जो वहां उपस्थित थे, गांधी जी की तरफ विशेष ध्यान न दिया। इस प्रकार एक ऐसा संयोग बन गया कि जो दो आत्माएं कुछ समय बाद भारतवर्ष के उद्धार में प्रमुख भाग लेने वाली थीं, वे प्रथम प्रयत्न में एक दूसरे से अपरिचित और असंबद्ध ही रह गईं। गांधी जी तो अपने कार्यक्रम के अनुसार समय पर चंपारण पहुंच गए। वहां पहुंचने पर जांच का कार्य शुरू करने के पूर्व ही उनको तिरहुत कमिश्नरी के अधिकारी का नोटिस मिला कि उनके काम से शांति भंग होने की आशंका है। इसलिए वे 24 घंटे के भीतर चंपारण से बाहर चले जाएं। गांधी जी कभी किसी अन्याययुक्त आज्ञा के सम्मुख सर झुकाते ही नहीं थे। उन्होंने उसी समय इस आदेश को अमान्य कर दिया। पर उनके सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि यदि सरकार उनको पकड़कर जेल खाने में बंद कर देगी तो उसके बाद आंदोलन का संचालन कौन करेगा। उसी समय राजेंद्र बाबू अपने कुछ साथियों को लेकर गांधी जी के साथ काम करने को आ पहुंचे। वे उस समय भी अपने ठोस सेवा कार्यों के कारण बिहार के निवासियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर चुके थे और उनके पीछे चलने को वहां की जनता तुरंत तैयार हो जाती थी। इसलिए राजेंद्र बाबू के चंपारण पहुंचने पर ही गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की योजना बनी और सरकार द्वारा दमन होने की दशा में सत्याग्रहियों के अनेक जत्थे बनाए गए, जिनमें एक का नेतृत्व राजेंद्र बाबू को दिया गया। सर्वप्रथम जत्थे के नेता चौधरी मजरूल हक को नियुक्त किया गया, जो एक वृद्ध मुस्लिम सज्जन और एक प्रसिद्ध बैरिस्टर भी थे। हक साहब उस समय जो गांधी जी के अनुयायी बने तो जब तक जीवित रहे कभी किसी कठिनाई से पीछे नहीं हटे और लगातार स्वाधीनता संग्राम में सहयोग देते रहे। अब चंपारण की जांच का काम आरंभ हुआ। राजेंद्र बाबू ही इसमें प्रमुख थे। उन्होंने अपनी वकालत बंद कर दी और कई महीने तक नील की खेती करने वाले अंग्रेज जमींदारों द्वारा गरीब किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध लोगों के बयान लिखते रहे। उधर गोरे जमींदार तो छल कूद मचा ही रहे थे। उनमें से एक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर गांधी जी मेरी जमींदारी में जांच करने आएंगे तो उनको गोली मार दूंगा।
अन्य सब कार्यकर्ताओं को भी वे लोग खूब धमकाते थे। पर जब इन बातों की परवाह न करके राजेंद्र बाबू और उनके साथियों ने 5-6 महीना परिश्रम करके 20-25 हजार किसानों की गवाहियां बाकायदा लिखकर तैयार कर लीं, तब सरकार की आंखें खुली। बिहार के गवर्नर ने इस मामले की जांच के लिए एक सरकारी कमेटी नियुक्त की और गांधी जी को भी उसका एक सदस्य बना दिया। गांधी जी के पास तो नीलहे गोरों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा इकट्ठा ही था। सरकारी कमेटी ने भी किसानों पर अन्याय व अत्याचार होने की बात ठीक मान ली और तब सरकारी आदेश में वह 3 कठिया नामक अन्याय मूलक प्रणाली सदा के लिए बंद कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप चंपारण के किसानों की काया पलट हो गई और आज वह प्रदेश भारतीय चीनी व्यवसाय में प्रमुख माना जाता है। सत्याग्रह की शिक्षा। चंपारण में ही राजेंद्र बाबू गांधी जी के निकट संपर्क में आए और दोनों ने एक दूसरे को भली प्रकार समझ लिया। गांधी जी के साथ रहकर उन्होंने स्वावलंबन और सादगी का एक नया पाठ सीखा। उन्होंने गांधी जी के व्यवहार को देखकर समझ लिया कि अगर भारत के गांव में सुधार का सच्चा कार्य करना है तो कार्यकर्ता को वहां देहाती बनकर ही रहना होगा। जब तक वह अपने पुराने कुसंस्कारों को हटाकर हानि लाभ, आदर अनादर, आराम तकलीफ को एक समान समझने न लगेगा, तब तक वह ना तो सच्चा सत्याग्रही कहा जा सकता है और न अत्याचार पीड़ितों का विश्वास प्राप्त कर सकता है। उसे अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में एक सी सच्चाई का व्यवहार करना होगा और झूठे बड़प्पन अथवा आराम तलबी के जो दोष भीतर घुस गए हैं उन सबको निकाल बाहर करना होगा। इसके बिना वह जनता का सच्चा सेवक नहीं बन सकेगा। राजेंद्र बाबू के अधिकांशतः सहकारी वकील ही थे और वे सत्याग्रह की कार्यवाहियों में भाग लेते हुए भी अपने ही ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे लोग भिन्न भिन्न जातियों के थे, इसलिए सब अपनी रसोई अलग रखते थे। प्रत्येक के साथ एक ब्राह्मण रसोइया और एक नौकर था और उनका भोजन बनाने का क्रम रात के 12 बजे तक चलता रहता था। यद्यपि वे सब लोग अपना खर्च आप ही करते थे, तो भी अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन का अनुभव प्राप्त करके भारतवर्ष में उसी समय आए गांधी जी को यह कैसे पसंद आ सकता था। इसलिए वे प्रायः इन लोगों की आलोचना करते रहते थे। अंत में निश्चित किया गया कि नौकरों को न रखा जाए, सबकी रसोई एक साथ बने और सब भोजनालय के नियमों का ठीक तरह पालन करें। इनमें सब लोग निरामिष भी नहीं थे, पर दूसरों की सुविधा का ख्याल रखकर सबके लिए एक प्रकार की निरामिष रसोई बनाने का निर्णय लिया गया। इस व्यवस्था के हो जाने पर खर्च बहुत घट गया। जो समय और शक्ति चौका चूल्हे में चली जाती थी, वह आंदोलन को तीव्र बनाने में खर्च होने लगे। एक अन्य घटना मोतिहारी में हुई। जबकि सब कार्यकर्ताओं को एक मकान छोड़कर दूसरे में जाना था, दिन भर आंदोलन संबंधी कामों में फंसे रहने के कारण लोगों को रात के 9 बजे इस काम के लिए छुट्टी मिली। उस समय किसी मजदूर का मिलना संभव न देखकर महात्मा जी ने स्वयं ही सामान ढोना आरंभ कर दिया। यह देखकर राजेंद्र बाबू तथा अन्य सब भी अपना अपना सामान ढोने लग गए। नए मकान में पहुंचकर स्वयं ही उसे झाड़ू लगाकर साफ किया। इस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा से लोगों का झूठा अभिमान बहुत कुछ दूर हो गया और वे समझ गए कि अपना काम अपने हाथों से कर लेना छोटेपन का नहीं वरन श्रेष्ठता का चिन्ह है। इस तरह गांधी जी के साथ रहकर राजेंद्र बाबू ने त्यागमय जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा प्राप्त की और वे सच्चे अर्थों में सत्याग्रही बन गए। देश के लिए त्याग और कष्ट सहन। राजेंद्र बाबू का जब एक बार गांधी जी से परिचय हो गया तो आजीवन स्थिर रहा और दिन पर दिन सुदृढ़ होता गया। बात यह थी कि राजेंद्र बाबू के भीतर
सत्यनिष्ठा की प्रबल भावना थी और उसी का प्रत्यक्ष दर्शन उनको महात्मा जी में हुआ। उसके पहले राजनीतिक आंदोलन आराम कुर्सियों पर पड़े रहने वाले बड़े लोगों के हाथों में था, जो यह भी नहीं जानते थे कि राजनीतिक कार्य के लिए कष्ट सहना पड़ता है, कारागार के भी दर्शन करने पड़ते हैं। दूसरा दल क्रांतिकारी और गर्म लोगों का था, जो तलवार बंदूक से सरकार की जड़ उखाड़ने में विश्वास रखते थे। राजेंद्र बाबू की प्रकृति इन दोनों बातों के ही अनुकूल न थी, इसलिए सन 1906 से ही कांग्रेस से संबद्ध रहते हुए भी वे राजनीतिक क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं कर सके थे। पर गांधी जी की राजनीति भिन्न थी। वे देशवासियों के कष्टों और उन पर होने वाले अन्यायों का विरोध करने के उद्देश्य से सरकार का विरोध करते थे और साथ ही उस संबंध में कुछ रचनात्मक कार्य भी करते जाते थे। यह मार्ग उक्त दोनों मार्गों की अपेक्षा स्थायी और देश को आगे बढ़ाने वाला था। इसलिए राजेंद्र बाबू और उनकी प्रकृति के लोगों को, जो देश सेवा के लिए कुछ ठोस काम करना चाहते थे और केवल लच्छेदार भाषणों से संतुष्ट नहीं हो सकते थे, यही कार्य अधिक पसंद आया। इसमें गांधी जी ने धार्मिक भावना भी जोड़ दी। वे राम का नाम लेकर ही प्रत्येक संघर्ष में आगे बढ़ने लगे, जिससे भारतीय जनता उनके प्रति विशेष रूप से आकर्षित हुई। राजेंद्र बाबू भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते थे, इसलिए गांधी जी की नीति उनको अधिक अनुकूल जान पड़ी और वे किसी भी हानि या कष्ट का ख्याल न करके पूर्ण रूप से उसमें संलग्न हो गए। रॉलेट एक्ट आंदोलन शुरू होने पर राजेंद्र बाबू ने समस्त बिहार में एक प्रचंड आंदोलन खड़ा कर दिया और एक वर्ष बाद नागपुर में असहयोग का प्रस्ताव पास होते ही उन्होंने अपने दिन पर दिन बढ़ती हुई वकालत छोड़कर राजनीति को ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया। बिहार के पुराने सुप्रसिद्ध नेता श्री बृज किशोर प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह आदि कई अन्य लोगों ने भी वकालत छोड़ दी और सबने राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में बिहार में जागृति उत्पन्न करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत स्कूल छोड़ो आंदोलन में हजारों विद्यार्थियों ने भी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया था। इसलिए पटना में बिहार विद्यापीठ के नाम से एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें विद्यार्थियों को राष्ट्र की भावना और आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा दी जाने लगी। इसके साथ ही कांग्रेस के 1 करोड़ सदस्य बनाने, तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपया जमा करने तथा 20 लाख चरखे चलाने का कार्यक्रम भी आरंभ किया गया। राजेंद्र बाबू ने इनकी पूर्ति में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने प्रांत में इतनी अधिक जागृति उत्पन्न कर दी कि इन सब कार्यों में बिहार का जितना भाग था वह समय के भीतर ही पूरा हो गया। सफलता की दृष्टि से भारत में बिहार का नंबर दूसरा रहा। इसके बाद तो जितनी बार आंदोलन छिड़ा, राजेंद्र बाबू ने सब में आगे बढ़कर भाग लिया। साथ ही उन्होंने गांधी जी के प्रति अपनी निष्ठा में तनिक भी अंतर नहीं आने दिया। देशबंधु दास तथा मोतीलाल जी ने सन 1923 में ही कांग्रेस से मतभेद हो जाने पर पृथक स्वराज्य पार्टी बनाई। अन्य लोग भी गांधी जी के किसी कार्य से सहमत न होकर अपना एक अलग ही राग अलापने लगते थे, पर राजेंद्र बाबू ने गांधी जी के आदेशों का सदैव पूर्णतः पालन किया। उनका बिहार में अधिक प्रभाव था कि अन्य प्रांतों के मुकाबले में उस प्रांत में स्वराज पार्टी को बहुत ही कम सफलता मिली। फिर जब गांधी जी ने जेल से छूटकर कांग्रेस में इस प्रकार के मतभेद को हानिकारक समझकर स्वराज्य पार्टी वालों को कौंसिल प्रवेश की अनुमति दे दी और स्वयं संगठन तथा रचनात्मक कार्य में लगे, तो राजेंद्र बाबू उनके साथ ही रहे। राजेंद्र बाबू का हार्दिक विश्वास था कि रचनात्मक कार्य से ही राष्ट्र की इमारत सुदृढ़ होती है। कौंसिल प्रवेश से उनकी शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए आपने बिना और किसी तरफ ध्यान दिए बिहार में कांग्रेस कमेटियां स्थापित करने, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करने
खद्दर तैयार करने में ही अपनी सारी शक्ति लगा दी। उन्हीं के परिश्रम से बिहार में दूसरे सब प्रांतों की अपेक्षा अधिक सस्ती खादी बनने लगी। खद्दर के प्रचार बढ़ाने के लिए आपने दक्षिण भारत में भी भ्रमण किया था। उनके इन कार्यों की प्रशंसा गांधी जी प्रायः किया करते थे। एक खादी ही नहीं, बिहार में जितनी भी राजनीतिक और सामाजिक प्रवृत्तियां चलती थीं, उन सब में राजेंद्र बाबू का हाथ रहता था और लोग स्वयं आग्रह करके उनको प्रत्येक संस्था में सम्मिलित करते थे। यद्यपि वे स्वराज्य पार्टी से पृथक थे और काउंसिलों में कभी नहीं गए, पर जब स्वराज पार्टी को कांग्रेस की अनुमति प्राप्त हो गई तो काउंसिलों के पक्षपाती भी सलाह और सहायता लेने सदा इनके पास आया करते थे। इससे उनके प्रभाव का पता सहज में लग जाता है।